नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कल अंतिम दिन था नामांकन वापस लेने का, और कल जिन्होंने वापस ले लिए उसके बाद जो प्रत्याशी मैदान में रहे हैं, आज हम साथियों आपको 14 हलके उन पर हम पूरा फोकस करेंगे कि उन 14 हलकों में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं और कौन कौन प्रत्याशी इस चुनाव को बिल्कुल डट कर लड़ेंगे। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चाहर जी, इंद्रपाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, 14 हलकों का क्या मतलब, आज का जो समीकरण क्या है 14 हलकों का? कुलदीप भाई, आपने सही कहा, क्योंकि जब नामांकन वापसी की तारीख जा लेती है तो सबसे पहले जो मतदाता हैं या अपने दर्शक हैं वो पहला ये देखते हैं कि शुरुआती रुझान क्या है, किसके बीच क्या रहने वाला है। ये नजरें हमेशा बनी रहती हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 90 के 90 हलकों की जानकारी दें। लेकिन अगर एक वीडियो में 90 हलकों की देंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, काफी लंबी बन जाएगी। इसलिए हमने कोशिश करी कि जो कालका से लेकर 14 हलके हैं हमारे जगाधरी तक, उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी, तो शुरुआत कीजिए इंद्रपाल जी, आप कालका से शुरुआत कीजिए। भाई, कालका विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता हैं 2,02,97 जी, और यहाँ से भाजपा की टिकट पर प्रत्याशी आई है शक्ति रानी शर्मा। अच्छा। जो कि पत्नी है, बहुत बड़ा नाम है उनका, विनोद शर्मा। और विनोद शर्मा का इस क्षेत्र में काफी होल्ड भी रहा है, बहुत बड़ा है। लेकिन ये पहले जो राजनीति करते थे, अंबाला की राजनीति करते थे, इस बार शक्ति रानी को कालका भेज दिया गया, क्योंकि अंबाला में असीम गोयल हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, इसलिए इनको कालका भेजा गया है। और शक्ति रानी के और विनोद शर्मा जी के पुत्र हैं कार्तिकेयन, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा चेहरा है शक्ति रानी। और कार्तिकेय शर्मा का नाम सुना था, आपको पता, राज्यसभा में बहुत बड़ा खेला हुआ था और वो खेला इन्हीं के नाम पर हुआ था। और अंबाला की मेयर है और 2014 में जो इनकी खुद की पार्टी थी हजपा, उस पे चुनाव लड़ा था, अंबाला से चुनाव हार गई थी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस से है प्रदीप चौधरी, जो इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए थे 2019 में और विधायक बने थे और मौके के विधायक हैं कांग्रेस के। लेकिन उनका जो जीत का अंतर था 2019 में बहुत कम था, 5,931 मतों से वो 2019 में जीते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कालका विधानसभा क्षेत्र में बहुत रोचक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो प्रदीप चौधरी की 2019 की जीत थी वो बड़ी नहीं थी। और दर्शकों को हम ये भी बताते हैं कि जो कालका विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बदनलाल के जो पुत्र हैं चंद्रमोहन, उनका हल्का ये होता था, लेकिन मजबूत हल्का उनका रहा है, लेकिन उनको पंचकुला शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर कालका की बात करें तो कालका में जो अन्य प्रत्याशी हैं, इनेलो बसपा गठबंधन से हैं कर्ण सिंह, जजपा और गठबंधन से हैं बलवीर सैनी और आम आदमी पार्टी से हैं ओम प्रकाश गुर्जर। लेकिन यहाँ पर इनका कोई फैक्टर दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि कालका विधानसभा क्षेत्र में सीधी टक्कर होगी भाजपा और कांग्रेस पार्टी। और अब बात करते हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र की। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता हैं 2,33,072। यहाँ से भाजपा ने अपने जो मौजूदा विधायक हैं और स्पीकर हैं उनको मैदान में उतारा कुलदीप भाई। बड़ा नाम है ज्ञानचंद गुप्ता जी। और कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत बड़ा नाम है, जैसा पहले बताया था, बदनलाल जी के बेटे मुख्यमंत्री रह चुके हैं चंद्रमोहन, उनको मैदान में उतारा है। कुमारी सैलजा के नजदीकी हैं। और इनेलो की बात करें तो इनेलो बसपा गठबंधन की दीक्षित चौधरी हैं, जजपा गठबंधन में सुशील गर्ग हैं, आम आदमी में प्रेम गर्ग हैं। यहाँ भी नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई तिकोना मुकाबला है। यहाँ पर भी सीधी टक्कर हमें भाजपा और इनेलो में होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर 2019 की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अब 2019 में जीते थे, यहाँ भी जो उनकी जीत का अंतर था वो ज्यादा नहीं था, केवल 5633 मतों से जीते हैं। अच्छा, बड़ा रोचक टाइट मुकाबला था। बिल्कुल। और ये सीट 2009 में ही अस्तित्व में आई है परिसीमन के दौरान। 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन जो पिछले 2 चुनाव हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता जीतते आ रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी। लेकिन 2019 में जो जीत का अंतर है वो ज्यादा नहीं था, 5633 का था। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें इंद्रपाल जी सुनने में ऐसा जो पुराना कालका का काफी क्षेत्र इसमें आया है, इसलिए चंद्रमोहन को यहाँ से उतारा गया है। जी, और चंद्रमोहन यहाँ काफी मतलब कड़ी टक्कर देंगे और विनिंग स्टेज में भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कालका और पंचकुला दोनों विधानसभा क्षेत्रों में और कोई फाइट में नहीं है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं।
अब हम बात करें नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ में कुलदीप भाई कुल मतदाता है 1,91,129। ठीक है। भाजपा ने यहाँ से पवन सैनी को उतारा है। पवन सैनी 2014 में लाडवा से जीते थे और 2019 में हार गए थे। इस बार उनको नारायणगढ़ से उतारा है। और कांग्रेस की बात करें तो शैली चौधरी है, 2019 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीती। और उनकी जो जीत का अंतर था वो काफी ज्यादा था, 20,600 मतों से वो जीती थी कांग्रेस की टिकट पर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस बार की भी जो उनकी स्थिति है वो मजबूत दिखाई देती है। जो अन्य पार्टियां हैं, इनेलो बसपा गठबंधन की बात करें तो हरविलास हैं और आम आदमी पार्टी से गुरपाल है। यहाँ भी तीसरी सीट पर भी मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगली सीट आती है अंबाला कैंट की। कुल मतदाता है 2,03,460। यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री के दावेदार थे बीजेपी के लिए और 2024 में भी अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिल्कुल अभी ताजा बयान बड़ा वायरल है उनका। अनिल विज की हम बात करें, 1990 से राजनीति में है। 2014 में वो मंत्री बने हैं, 6 बार एमएलए रह चुके हैं और इस बार भी अगर वो जीत गए तो 7वीं जीत होगी। और भाजपा के जो तरफ से है तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा 7 बार लगातार का उनका हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। और 2019 में अगर उनकी जीत की बात करें तो 20,165 से बड़ी जीत उनकी हुई थी। तो बहुत मजबूत स्थिति में अब भी दिखाई देते हैं अनिल विज। कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रविंदर सिंह परी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश युवा कांग्रेस में भी वो महासचिव रहे हैं। इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह है और जजपा और की तरफ से हैं दीपक और आम आदमी पार्टी से हैं राजेंद्र कौर। लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आई है निर्मल सिंह की पुत्री चित्रा सरवारा, पिछली बार भी बहुत कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। और इस बार की जब चाहे शायद आप भी हो या दूसरे भी जो चैनल थे, किसी ने नहीं कहा था कि ये चित्रा सरवारा को टिकट नहीं मिलेगी। चित्रा सरवारा की प्रत्येक टिकट दिखा रहा था, लेकिन टिकट तो इस परिवार को दे दी, निर्मल सिंह को दूसरी सीट से दे दी। लेकिन जितने भी चैनल थे वो चित्रा सरवारा को दिखा रहे थे। लेकिन चित्रा सरवारा मजबूत भी है, वो मतलब सर्वे में भी थी, पता नहीं क्यों कांग्रेस से बगावत करके वो इस बार भी मतलब आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अनिल विज काफी कमजोर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंबाला शहर की। अंबाला शहर में कुल मतदाता हैं 2,60,068। यहाँ से वर्तमान में मंत्री हैं भाजपा के असीम गोयल, लगातार 2 बार जीते हैं। और 2024 में मार्च में जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनका भी तुक्का लग गया, वो भी मंत्री बने, वर्तमान में मंत्री हैं। और लेकिन उनको जो जीत का अंतर है 2019 का वो ज्यादा नहीं है, 8,952 मतों से जीते हैं। और उनके मुकाबले में जो प्रत्याशी आए हैं बहुत बड़ा नाम है निर्मल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं। इनेलो बसपा से मलकीत सिंह आए हैं, जजपा से पारुल नागपाल है, आम आदमी पार्टी से केतन शर्मा है। लेकिन ये फाइट में नहीं है। मुख्य मुकाबला मंत्री भाजपा के जो असीम गोयल और कांग्रेस के निर्मल सिंह पूर्व मंत्री, इनके बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चौधरी निर्मल सिंह किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। तो अब हम बात करें मुलाना विधानसभा क्षेत्र की, एससी सीट है कुलदीप भाई। यहाँ पर भी बड़ा नाम है संतोष चौहान शारवन, 2014 में भाजपा से जीती थी। लेकिन इनके पिता भी पहले विधायक रह चुके हैं और शायद ये पहले भी सिरसा या फतेहाबाद जिले से ये भी पहले विधायक रह चुकी हैं। और इनका मुकाबला करने के लिए भी बहुत बड़ा नाम इनके सामने है। इनके परिवार का मतलब पूजा चौधरी तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो इनका परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। फूलचंद मुलाना का ये परिवार है। बिल्कुल सही कहा। जो सांसद बने हैं वरुण मुलाना, उनके पिताजी, उनकी पत्नी है ये पूजा चौधरी। और वो इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं फूलचंद मुलाना, बहुत बड़ा नाम है। और पिछली बार वरुण मुलाना 1688 मतों से यहाँ से जीते थे, विधायक थे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में टिकट दे दी, अम्बाड़ा से सांसद हैं। लेकिन एक नाम और बड़ा है यहाँ पर, इनेलो बसपा गठबंधन का, जिसे अब तक हमने जो वर्णन किया है, इनेलो का मजबूत प्रत्याशी यहाँ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन बसपा की टिकट पर यहाँ गठबंधन में प्रकाश भारती बड़ा नाम है, प्रकाश भारती। तो ये चुनावी मैदान में है। जजपा गठबंधन से डॉक्टर रविंद्र और आम आदमी पार्टी से कमलदीप कौर ये चुनावी मैदान में है। यहाँ हो सकता है कि
इनेलो बसपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश भारती, लास्ट समय तक हो सकता है कि मुकाबले को तिकोना बना दें, लेकिन फिलहाल मुख्य मुकाबला भाजपा की संतोष चौहान सालवन और कांग्रेस की पूजा चौधरी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा। अगली सीट भी कुलदीप भाई शाडोरा है, ये भी एससी है। बलवंत शाडोरा बड़ा नाम है, 2 बार इनेलो से जीते हैं, 1 बार भाजपा से जीते हैं, मौके के भाजपा से विधायक रहे हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से है रेणु बाला, 2019 में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आई हैं और अब विधायक हैं वो, और उनकी जो जीत का अंतर है वो भी काफी ज्यादा है, 17,020 मतों से वो जीती है। इनेलो की बात करें तो इनेलो बसपा से ब्रजपाल छापर हैं, जसपा गठबंधन से साहिल हैं और आम आदमी पार्टी से रीटा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस में ही होता दिखाई दे रहा। 2014 में भाजपा जीती थी और 2019 में कांग्रेस यहाँ से जीती है रेणु बाला, जो अब भी चुनावी मैदान में है। जगाधरी की बात करें तो जगाधरी में कुल मतदाता है 2,32,376। भाजपा ने कंवरपाल गुर्जर को उतारा है, 1990 से भाजपा में है, 2014 में जीते और मंत्री बने। कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए हैं वो भी बड़ा नाम है अकरम खान। अकरम खान का बड़ा नाम है। वर्तमान में पिछली बार भी वही थे, हाँ, विधायक हैं और मंत्री भी पहले रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी वो रहे हैं। बात करते हैं यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की। यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता हैं 2,41,364। भाजपा ने उतारा है घनश्याम दास अरोड़ा को, वर्तमान में विधायक हैं और 2019 में जो उनकी जीत का अंतर था वो बहुत कम था, 1455 मतों से जीते हैं, लेकिन लगातार 2 बार से वो जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस ने रमन त्यागी को मैदान में उतारा है, पहली बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इनका प्लस पॉइंट ये बताया जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी इनेलो का एक मजबूत चेहरा सामने आया है, दिलबाग सिंह, जो कि अभय सिंह चौटाला के समधी हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और जसपा गठबंधन से जनतार अली और आम आदमी पार्टी से ललित त्यागी। तो ये भी एक ऐसी सीट निकलकर सामने आ रही है जिस पर तिकोना मुकाबला होना लाजमी है, और दिलबाग सिंह जो इनेलो की तरफ से हैं किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है, क्षेत्र का बड़ा नाम है जी। अब हम बात करते हैं रादौर की। रादौर में कुल मतदाता हैं 2,08,253। भाजपा ने श्याम सिंह राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार टिकट कट गई थी तो ये इनेलो की तरफ चले गए थे, और जब अभय सिंह चौटाला ने यात्रा निकाली पूरे 6 महीने उनके साथ रहे, लेकिन जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनकी इनसे बात हुई और मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी ने इनको टिकट का आश्वासन दिया, तो इन्होंने पलटी मार दी और ये भाजपा में आ गए और अब भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बिशन लाल सैनी प्रत्याशी हैं, 2019 में एमएलए बने, 2541 मतों से जीते, बहुत कम अंतर है। 2009 में भी ये एमएलए बने थे। इनेलो से धर्मपाल मैदान में है, जसपा से मनदीप टोपरा और आम आदमी पार्टी से भीम सिंह राठी। अब बहुत बड़ा विधानसभा जो मुख्यमंत्री का हल्का है साथियों, और बड़ा नाम है और बहुत से लोगों की निगाहें हैं कि इस हल्का में क्या होने वाला है। अब बात करेंगे लाडवा हल्के की। बताइए लाडवा हल्के की। भाई, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, सांसद भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष रहते रहते मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और पूरी संभावना इनकी थी कि करनाल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट समय में इनको लाडवा के चुनावी मैदान, इनका खुद का बयान भी था कि मैं करनाल से लड़ूंगा, कंफ्यूज कर रहे थे शायद ना, लास्ट में इनको लाडवा से उतार दिया गया। और कांग्रेस की तरफ से 2019 में जो विधायक थे मेवा सिंह, वही इस बार चुनावी मैदान में हैं। वही दोनों पुराने धुरंधर 12,637 मतों से जीते थे। इनेलो से भी वैसे बड़ा नाम है वहाँ, सपना बड़श्यामी का, बड़श्यामी परिवार से आती हैं। चौधरी साहब के बहुत पुराने साथी हैं ये जी। शेर सिंह बड़श्यामी की पत्नी होगी जी। कट दिए इसको, पुत्र जी। अब बात करते हैं शाहबाद से। जजपा से है विनोद और आम आदमी पार्टी से हैं जागा सिंह। अब बात करते हैं शाहबाद, एससी सीट है। यहाँ पर भी जजपा के जीते थे रामकरण काड़ा, 2019 में जजपा की टिकट पर विधायक बने थे। 37,127 मतों से बहुत बड़ी जीत उन्होंने ली थी जजपा की, लेकिन इस बार वो पाला बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना
प्रत्याशी प्रत्याशी बढ़ा बनाया। दिया है। और भाजपा की टिकट पर आए हैं सुभाष कलसाना, भाजपा के राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं। इनेलो बसपा गठबंधन की बात करें तो चंद्रभान यहाँ चुनावी मैदान में है। जसपा की तरफ से रणजीता और आम आदमी पार्टी की तरफ से आशा रानी। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि रामकर काला है मजबूत रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला वो भाजपा से ही रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं थानेसर की। थानेसर का भी बहुत बड़ा नाम है क्योंकि कांग्रेस से टिकट पर अशोक अरोड़ा है। लगभग 18-20 साल वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने यू टर्न किया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन उनकी जो हार का अंतर था 2019 में वो केवल 842 मतों का था। लेकिन जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यहाँ से लगातार 2014 और 2019 में सुभाष सुधा जो जीत दर्ज करते आ रहे थे तो उनको भी मंत्री बनने का मौका मिल गया। अब देखना ये है कि सुभाष सुधा को अशोक अरोड़ा पटकनी दे पाते या नहीं, क्योंकि जो सुभाष सुधा की जीत का अंतर था 2019 में केवल 842 मतों का था। और थानेसर की बात बहुत मामूली मतों पर यहाँ जीत हार हुई थी साथियों। और थानेसर की अगर बात करें तो 2,16,937 मतदाता है। एक इंद्रपाल, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते थानेसर और कुरुक्षेत्र है, तो दर्शकों को ये भी बता दीजिए दोनों सिटी एक ही है। बिल्कुल कुलदीप भाई, देखिए बहुत रोचक बात है हरियाणा की राजनीति में। कुरुक्षेत्र के नाम से लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। जो कुरुक्षेत्र शहर का एरिया है वो थानेसर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और अब हम बात करते हैं पेवा विधानसभा क्षेत्र की। पेवा विधानसभा क्षेत्र कुलदीप भाई एक ऐसा क्षेत्र है जो मंत्रियों का क्षेत्र है। कई मंत्री, इसकी भी एक रोचक किस्सा इंद्रपाल जी मालूम हो तो अपने हरियाणा में कहते हैं पेवाहा भर दिया। ये क्यों कहा जाता है? देखिए कुलदीप भाई ये तो नहीं पता क्यों कहा एक मेला भरता है इंद्रपाल जी वहां पर, और जो मेला है वो बहुत बड़ा भरता है, और उस मेले में जो भीड़ आती है और जो मतलब वहां पे उमंग और होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब एक चाव उमंग के पल होते हैं, तो इसलिए हरियाणा में कहावत है कि पेवाहा भर दिया, क्योंकि वह मेला पुराने समय से बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन इतनी बात जरूर है कुलदीप भाई, जो पेवा की धरती है पवित्र धरती है। बताते हैं कि शिवम वर्मा जी ने यहाँ हल जोता है और अब आज से ही श्राद्ध लगे हैं। और पेवा वो स्थान है जहाँ पर पितरों का तर्पण होता है। पूरे भारत में इतना बड़ा पवित्र स्थल है पेवा, जहाँ पर पितरों के तर्पण के लिए मतलब पूजा अर्चना की जाती है। अगर राजनीति की बात करें तो पेवा की कुल मतदाता है 1,86,433 भाजपा की तरफ। दर्शक भी बताएं कमेंट बॉक्स में ये कहावत क्यों है और पेवा के बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं। कुलदीप भाई, भाजपा ने यहाँ जो अपना प्रत्याशी उतारा था उस पर विवाद हो गया, पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बताए गए, आर्मी के साथ फोटो आ गई थी उनकी, और उसके बाद भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। तो अब जो प्रत्याशी भाजपा चुनावी मैदान में लेकर आए हैं बहुत मजबूत चेहरा है। जय भगवान शर्मा उनका नाम है, लेकिन शॉर्टकट में उनको डीडी शर्मा के नाम से, पुराने नेता हैं, डीडी शर्मा के नाम से जाना जाता है। 10 साल वो इनेलो में रहे, 4 साल कांग्रेस में रहे, अब 10 साल से भाजपा में हैं और भाजपा ने उनको अपना अब प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से जो संदीप सिंह थे हॉकी के खिलाड़ी, भाजपा 2019 में एकदम उनको लेके टीम के पूर्व कप्तान, और उनको मंत्री भी बनाया था, लेकिन वो विवादों में रहे, उनकी टिकट कट गई। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने मनदीप चट्ठा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पूर्व मंत्री हरमिंदर सिंह चट्ठा के बेटे हैं। हरमिंदर सिंह चट्ठा यहाँ से कई बार जीत दर्ज करी है। और एक और बड़ा नाम यहाँ है किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी का, जिनकी वो अपनी पार्टी है। तो अब देखना ये है कि जो गुरनाम सिंह चटूनी है वो मुकाबले को तिकोना बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। और ये जो चुनाव है ये गुरनाम सिंह चटूनी के लिए चुनौती है, क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो अगली सरकार है वो कांग्रेस की बन सकती है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो गुरनाम सिंह चटूनी अगले जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी मतलब इतने पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो फिर किसान आंदोलन मतलब किसानों की जो समस्याएं वो सामने नहीं आएंगी और किसानों को शायद आंदोलन करने का मौका ना मिले। तो कुलदीप भाई, ये था मोटा मोटा विश्लेषण। 1 नंबर से लेके 14 विधानसभा क्षेत्र है जो वो उसका हमने विश्लेषण किया। तो साथियों, आज हमने 14 हलके हैं जो हरियाणा विधानसभा के, उनका विश्लेषण किया और बाकी हलकों का भी हम विश्लेषण करेंगे।
और थोड़ी देर के बाद हम जो बांगर क्षेत्र के ताजा घटनाक्रम है, आज फिलहाल चुनाव कहां खड़ा है और हर हल्के में क्या घटनाक्रम है, तो वो सारी चीजों पर हम बिल्कुल कड़ी निगाह बनाए हुए हैं और आपको एक एक घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। कल कई पंचायतें हुई इस क्षेत्र के अंदर, उन सारी बातों की हम आपको जानकारी देंगे। साथियों, आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम साथ।